सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आज जैसे आप लोग को मैं बताते चलूँ, कल क्लास बंद था और आज हम लोग नए साल में ना हम लोग जो आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। Yes. सभी को नए साल की मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, जय श्री राम। हाँ, और आज मैं बताते चलूँ कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सभी बच्चों का, थैंक यू। और आज हम अपना बर्थडे के प्रेजेंटेशन पे आज हम अपना ऑनलाइन का या बोल सकते हो आप मीडिया का फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है समास, जो लगभग मान सकते हैं कि 10th क्लास के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग समास को समझेंगे, डिफिनेशन। किसी भी चीज को जानने के लिए डिफिनेशन से जाएगा कि होता क्या है समास, समझे। ठीक। तो शब्द रचना की वह प्रक्रिया जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नया छोटा और अर्थपूर्ण समासिक शब्द बनाते हैं। मतलब दो या दो से ऐसा शब्द ना, जितना मतलब छोटा हो सके ना, दोनों मिलकर एक मतलब अर्थपूर्ण शब्द बनाए, मतलब जिसका अर्थ निकले। ऐसा कि उसका अर्थ नहीं तो समास पद नहीं बनेगा, उसको हम लोग समास कहते हैं। ठीक है। जैसे वनवास, वनवास का तो वन में वास, जैसे हम लंबा लंबा कोई वर्ड लिखता है उसको जितना ना छोटा कर सके, लंबा बोलने में टाइम लगता है, समय लगता है आज के टेक्निकल जमाने में। ठीक है। तो उसको जितना हम लोग हो सके छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो वनवास में ही जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वनवास का मतलब क्या था, वन में वास ना। वनवास मैंने कि अर्थात अपने विभक्ति को छोड़ के अब वनवास बना है, इसे में इसका विभक्ति है। ठीक है। तो में विभक्ति को हम हटा के अब वनवास, इसमें 1 2 3 शब्द था, इसमें कितना में शब्द है, वन और वास, मात्र 2 शब्द है। ठीक उसी प्रकार से राजा का पुत्र, इसमें कितना शब्द हुआ, 3 शब्द हुआ। ठीक, राजपुत्र कितना हुआ, 2 शब्द। समझा है ना, यानी कि छोटा हुआ ना। हाँ, अब उदाहरण एक और हम लेते हैं, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र हो गया, एक राजा का पुत्र, इसमें 3 शब्द है, राजपुत्र मात्र 2 शब्द, इसमें मतलब विभक्ति को लुप्त कर देंगे। ठीक है। हाँ, और रसोई के लिए घर है, देखिए 1 2 3 4 शब्द है ना, और मात्र रसोई घर कितना में चल गया, 2 शब्द। कौन कौन, रसोई प्लस घर ना। हालांकि व्याकरण की भाषा में प्लस में धन बोलते हैं, क्या, रसोई धन घर ना। आगे, और समास के कितने भेद होते हैं, 6। तो 6 भेद होते हैं जो 10th क्लास के एग्जाम में, जिससे आपको कभी भेद पूछ देगा, है ना, उसका विग्रह पूछ देगा, उसका डिफिनेशन भी पूछ देगा। तो सबसे समास के 6 भेद होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसको है, उसका पहले समझ लो डिफिनेशन, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे ना। जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो, अव्यय पढ़ा चुके हैं ना। हाँ, पहला पद अव्यय। अव्यय का मतलब जिसका खर्च न हो, यानी कि वाक्य में शब्द में उसको आने या न आने से कोई अंतर न पड़ता, मतलब अव्यय मतलब उसको हम लोग हटा हटा लिखे। ठीक है। अव्यय हो और प्रधान भी हो, अव्यय साथ साथ में प्रधान, अव्यय पद के ही प्रधानता हो, जिसकी प्रधानता हो अव्यय पद के ही पद, उसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। जैसे यथाशक्ति, मतलब शक्ति, बात हम लोग किसी करें, शक्ति की, शक्ति के यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार ना, शक्ति के अनुसार। देखो शक्ति इसमें मुख्य वर्ड हो गया, लेकिन शक्ति किसको निर्भर है, यथा। तो मुख्य वर्ड कौन हो गया, यथा। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। और ठीक प्रतिदिन, दिन तो डेली आता है, आज आया कल चल गया, आज आया कल, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन दिन कैसा है, तो प्रतिदिन, जिसे किसी बोला उसका प्रतिदिन का यह आदत है कि 8 बजे सो के उठता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको प्रतिदिन, आज ही नहीं, आज का दिन नहीं, मतलब डेली डेली की आदत है। यानी कि वो जो दिन किस पर निर्भर किया, प्रति पे निर्भर किया, और प्रति क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय। ठीक है, समझ गए। चलो आगे, आगे क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की कौन, समास का हमारे देखने से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते हैं किसको, इसको और अच्छे से समझना है। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद, उत्तर पद किसको बोलते हैं, देखो अंतिम पद, उत्तर का मतलब अंतिम पद प्रधान हो, और पूर्व पद, पूर्व का मतलब प्रथम पद, यानी पहला पद, जिसे 2 शब्द से मिलकर बना है ना, जैसे ना, तो पहला पद कौन लगा बोलते हैं, प्रथम पद ना, और दूसरा वाला के दूसरा उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है। तो जिस समासिक शब्द में ना उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो, और पूर्व पद यानी प्रथम पद गौण हो, गौण का मतलब लुप्त हो, मतलब वो साइलेंट टाइप पे रहता है ना, उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं।
जैसे कर्मवीर, कर्मवीर को समझना है। देखो कर्मवीर क्या है, तो वीर है। तो वीर तो कितने प्रकार के होते हैं नहीं, जो वीर जो किसी चीज में वीरता हासिल कर, कोई पढ़ाई में वीरता हासिल कर, कोई रणभूमि में वीरता हासिल कर लिया है ना, नहीं बोलो बड़ा वीर आदमी है, बहादुर आदमी है ना, तो वो वीर है। तो वीर कैसा है, अपने कर्म से वीर है, यानी कि जो अपना कर्म से वीर है उसको कर्मवीर बोलेंगे। तो वीर किस पर निर्भर किया, अपना कर्म पर। तो कर्म हुआ ना, क्या पर पूर्व पद हुआ, गौण हो गया है कि नहीं। जैसे इसके बाद हम और एग्जांपल ले सकते, धर्मवीर भी ले सकते, क्या लेते हैं धर्मवीर। वो वीर तो है, लेकिन वीर कैसा वीर है, धर्म से वीर है ना, मतलब धर्म करा इसलिए धर्म की वीर, तो कर्म किया तो कर्म से वीर है। जैसे राजपुत्र ले लिए, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, पुत्र तो सबका होता है, लेकिन हम यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ राजा गौण है, उसे रोग मुक्त हो गया, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, मुक्त होना, मुक्त का मतलब क्या होता है, किसी बंधन से भी मुक्त होना, किसी जेल से भी मुक्त होना, समझ में आया ना। यानी कि जो ना, देखिए क्या है, रोग से, हम यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं, रोग से मुक्त। वो आदमी रोग से मुक्त था, मतलब अब निरोग हो गया और उसमें कोई बीमारी नहीं रहा, ठीक है। इसी का इसमें क्या हो गया, रोग से। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा जो समास है, कौन है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते हैं किसको है, जिस समासिक शब्द का दोनों पद, तो है क्या, दोनों पद ना, दोनों पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, मतलब पाप और पुण्य, पाप अलग है और पुण्य अलग है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत, कोई किसी पर निर्भर नहीं है ना। भीमार्जुन मतलब भीम और अर्जुन, भीम अलग है और अर्जुन अलग है, दोनों जो है विशेष, दोनों विशेष अलग है, ठीक है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। दिन रात मतलब दिन और रात, मतलब ये जोड़ने का मतलब एक पहचानने का तरीका है, जो और विग्रह दिया रहेगा तो और लगा रहेगा, अगर समासिक शब्द दिया रहेगा तो ज्यादा डैश डैश वाला आएगा, समझ रहे ना। ये पहचानने का तरीका भी है, ठीक है, एग्जाम में वो शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, ठीक है। अगला बहुत ही हल्का है, द्विगु समास। द्विगु समास किससे कहते हैं, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक मतलब उन्हें गिनती यानी कि जो गणितीय संख्या है वो दिया रहेगा। जैसे त्रिफला, त्रि का मतलब तीन ना, अब त्रिफला जैसे पंचवटी, पंचवटी मतलब पंच मतलब पांच, वटी मतलब वाटी, यानी कि पांच वाटिकाओं का समूह, ठीक है। चौराहा, चौराहा का मतलब जहाँ चार, चौ का मतलब चार, राह का मतलब राह, यानी कि यहाँ चार राहों का सम्मेलन हो, मिलन हो, ठीक है, उसको चौराहा कहते हैं। अगला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं, जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण और विशेष्य का मतलब है, विशेषण का मतलब किसी की विशेषता बतला, विशेषता हम लोग समझे है ना, जैसे काला, मोटा, गोरा, पतला, दुबला, ये सब विशेष, वह काला है, वह मोटा है, वह दुबला है, वह पतला है, तो काला, मोटा, गोरा, ये क्या हो गया, विशेषण। अब विशेष्य का मतलब क्या हुआ, किसके विषय में बोला जा रहा हो ना, हाँ वही विशेषण। जैसे चरण कमल को ही देख लेते हैं, तो चरण कमल का अर्थ क्या हुआ ना, लेकिन चरण है कैसा, कमल के समान, यानी कि कमल के समान चरण, चरण है कैसा, तो कमल के समान ना। उस नील गाय, नील गाय का अर्थ क्या हुआ, यानी कि गाय कैसा है, तो नीला है जो गाय ना, इसे विग्रह करने का पता, नीला है जो गाय, गाय ना, गाय तो जनरली सब होता है, तो गाय क्या होगा, तो गाय हो गया विशेष्य, हो गया क्या होगा, विशेष्य, और गाय की विशेषता हो गया क्या, इसका नीला, गाय कैसी है, तो नीला है ना, तो नीला है जो गाय। इसे मृग नयन, नयन तो भाई नयन का मतलब नेत्र, आँख ना, तो नयन तो सब किसी का होता है, लेकिन जिस नयन की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो नयन कैसा है, तो मृग नयन, मतलब मृग के समान नयन, नयन कैसा है, मृग के समान नयन, नयन कैसा है, मृग के समान है। और अंतिम वाला बच जाता है, देखो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है ना, क्या है, दोनों मिलता जुलता है। देखो पहले हम समझा रहे थे, उसके बाद अर्थ बताएंगे दोनों में अंतर क्या है ना। जिस समासिक पद का कोई भी पद प्रधान न हो, न मतलब न प्रथम पद न उत्तर पद कोई प्रधान न हो, बल्कि दोनों के बदले कोई तीसरा शब्द आके उसकी प्रधानता हो, तो उसको क्या होता है,
बहुब्रीहि समास। जैसे चक्रधर, चक्रधर का हम लोग विग्रह, देखो हम लोग समासिक सब करने से पहले, समास पहचानने से पहले उसको विग्रह करके पहचानते हैं, ठीक है। तो विग्रह करना, चक्रधर यानी कि चक्र है जिसके हाथों में, यानी कि चक्र धारण करने वाला ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, चक्रधर। चक्रधर ना, और चक्र किसके हाथ में रहता है, विष्णु जी। विष्णु जी के हाथ में। अर्थात, तो अर्थात करने पर अर्थ निकल गया किसका, विष्णु जी ना, विष्णु जी का ना। तो यहाँ तो न चक्र का प्रधानता है, न धर की प्रधानता है, पर दोनों को छोड़ के किसकी प्रधानता हो गया, तो विष्णु जी की प्रधानता हो गया, ठीक है। और इसे दशानन है, दो गो शब्द है, एगो दस है, एगो आ का से और से आ ना, आनंद। तो दस का मतलब संख्या, आनंद का मतलब सिर, यानी जिसके 10 आनंद हो, यानी कि 10 सिर हो, जिसके 10 सिर हो, अर्थात रावण। रावण। 10 सिर किसका था, रावण का। हम लोग रावण की तरह। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ ना 10 जो है ये भी तो संख्यावाचक है, जी बिल्कुल संख्यावाचक है, लेकिन साथ ही यहाँ अर्थ निकल रहा है अर्थात का, अर्थात उसमें अर्थ नहीं निकल रहा था, समझ आ रहा ना। हाँ, अब लंबोदर, इसमें भी दो शब्द के बाद लंबा प्लस उदर। लंबा का मतलब लंबा, बड़ा सा, उदर का मतलब पेट, जिसका पेट बड़ा है, यानी कि लंबा हो जिसका उदर, लंबा हो जिसका उदर, उदर का मतलब पेट। किसका पेट लंबा होता है, गणेश जी। गणेश जी का, अर्थात गणेश। अब तुम लोग आसानी से पता चल रहा होगा, अर्थात दोनों ऐसे ही है, एक ही शब्द जैसा पढ़ने में भी विग्रह करने में लग रहा है, लेकिन इसमें अर्थात का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे चरण कमल, किसके चरण जो है कमल के समान था, पत्ते नहीं पता चला, तो इसका अर्थ नहीं निकला डायरेक्ट रूप से ना, क्या हो गया, कर्मधारय समास। जिसका अर्थ निकल जाए उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। और देखो कुछ ऐसा भी समास होते हैं जो दोनों होते हैं, मतलब कर्मधारय भी होते हैं और बहुब्रीहि भी होते हैं, ठीक है। यानी कि सभी कर्मधारय समास, सभी बहुब्रीहि समास कर्मधारय हो सकते हैं, लेकिन सभी कर्मधारय बहुब्रीहि नहीं हो सकते, समझ आ रहा ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद सभी को।